हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। इससे पहले मैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आज मैं उससे आगे जो है आपको और अकाउंटिंग टर्म्स एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली टर्म है आज डेटर्स। डेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका जो जिक्र है बार बार होगा जब भी आप कोई चैप्टर करेंगे। तो देखिए, डेटर्स का मतलब क्या होता है? अ पर्सन और एन एंटिटी फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कोई भी पर्सन या कोई भी फर्म या बिजनेस जिससे हमें जो है पैसा लेना है, किसके बदले? कि हमने उनको या तो गुड्स बेचा है या कोई सर्विस सेल करी है, उसके बदले जो हमें पैसा लेना है उनको हम डेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सिंपल लैंग्वेज में इसको कैसे समझेंगे। मान लीजिए मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है, मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, मैं अपने बिजनेस को नेम देता हूँ ए, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है, इट इज़ माय बिजनेस। अब क्या हुआ, मैंने जो है गुड्स सेल किया, गुड्स सेल ऑन क्रेडिट। मैंने गुड्स क्या किया? सेल किया क्रेडिट में। किसको किया? कोई पर्सन है बी, ठीक है, इसको मैंने गुड सेल किया, ठीक है, किस पे किया? क्रेडिट पे। तो बी मेरे लिए क्या हो गया? बी बिकम्स डेटर्स फॉर मी, बी बिकम्स डेटर्स फॉर मी, बिकॉज मैंने बी को गुड सेल किया उधार में। तो नॉर्मल सी बात है कि मैंने उसको कोई टाइम पीरियड दिया होगा कि इतने टाइम बाद बी से मैं पैसे लूँगा, तो बी फ्यूचर में मुझे पैसा देगा। और क्यों देगा? क्योंकि मैंने उसको गुड्स बेचा है, ठीक है। तो इसी वजह से बी क्या हो गया मेरे लिए? डेटर्स हो गया। तो डेटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम गुड्स या सर्विस बेचते हैं क्रेडिट में और उनसे हमें फ्यूचर में पैसा लेना होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स। डेटर्स बिजनेस के लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि डेटर्स क्या होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है हमारी क्रेडिटर्स। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, दोनों डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? अ पर्सन और एंटिटी टू हुम अमाउंट इज पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। यानी कोई भी पर्सन या कोई भी बिजनेस जिसको हमने पैसा देना है, जिसको हमने क्या करना है? पैसा देना है। क्यों? और पैसा क्यों देना है? क्योंकि हमने उससे या तो गुड्स खरीदा और या हमने उससे सर्विस कर दी। देखिए, बिजनेस में जो सेल परचेज होती है वो सिर्फ कैश में नहीं होती, क्रेडिट में भी होती है, ठीक है। तो अब हम गुड्स अगर खरीद रहे हैं क्रेडिट में, गुड्स खरीद रहे हैं या कोई सर्विस खरीद रहे हैं क्रेडिट में, उधार में, तो जिस पार्टी या जिस बिजनेस से हमने उधार में वो गुड्स लिया है वो हमारे लिए क्या होगा? क्रेडिटर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैं एग्जांपल दूँ। मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस है जिसका नाम है ए, ठीक है, ये मेरा बिजनेस है। अब मैंने क्या किया? अब मैंने गुड्स खरीदा, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब ये गुड्स मैंने किससे खरीदा? कोई पर्सन था बी, ठीक है, बी कोई पर्सन है, मैंने इससे गुड्स क्रेडिट में खरीदा, ठीक है। अब मैंने क्रेडिट में खरीदा तो जो है नॉर्मल सी बात है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मुझे उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो जिनसे हम जो है क्रेडिट में परचेज करते हैं वो हमारे बिजनेस के लिए क्या होंगे? ये हमारे लिए क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स। तो ये मेरे बिजनेस के लिए क्या माना जाएगा? क्रेडिटर्स, क्योंकि मैंने इससे गुड्स खरीदा है क्रेडिट में और इन फ्यूचर मुझे उसको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स को हमें फ्यूचर में पैसा देना पड़ता है, तो इसी वजह से क्रेडिटर्स एक लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी। जैसे कि डेटर एसेट्स होता है, क्योंकि डेटर से फ्यूचर में हमें पैसा मिलता है, उसी तरीके से क्रेडिटर्स क्या होता है? लायबिलिटी होता है, क्योंकि क्रेडिटर्स को पैसा हमें वापस करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे आपको और टर्म्स बताता हूँ। अब देखिए, अब इसके बाद 2 टर्म्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ठीक है। अब ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। देखिए, जब बिजनेस में गुड्स क्रेडिट में परचेज किया जाता है या सेल किया जाता है, ठीक है, तो देखिए क्रेडिट में सेल करना गुड्स को एक रिस्क इन्वॉल्व होता है इसमें। क्योंकि मान लीजिए आपने गुड्स अगर किसी को उधार में सेल कर दिया, ठीक है, और आपने उसको कहा कि 1 महीने बाद आपको पेमेंट करनी है, तो सपोज 1 महीने बाद उसने अगर पेमेंट नहीं करी तो उस केस में आप क्या करोगे? तो देखिए, जब भी क्रेडिट सेल या परचेज होती है तो यहाँ पे एक इनसिक्योरिटी होती है कि जो डेटर है जिसको हमने सेल किया, क्या वो पैसे वापस करेगा या नहीं करेगा। तो इसी इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और बिल ऑफ एक्सचेंज के 2 पार्ट होते हैं, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ठीक है। अब देखिए, मैं एक फिर एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरा बिजनेस है जिसका नाम है ए,
ये मेरा बिजनेस है, ठीक है। अब मैंने एक पर्सन है बी, उसको मैंने गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब मैंने उसको उधार में गुड्स बेचा, ठीक है। तो मुझे डाउट है यार कि ये पैसा देगा या नहीं देगा, हो सकता है ना दे, अगर ये मुकर जाए तो उस केस में मैं क्या करूँगा। तो उस केस में क्या होता है, जो सेलर होता है, यानी कि सेलर अभी मैं हूँ यहाँ पर, मैंने अपने आप को एज्यूम किया है, तो जो सेलर होता है वो क्या करता है, एक बिल ड्रॉन करता है, बिल ड्रॉन। सेलर क्या करेगा, एक बिल ड्रॉन करेगा, ठीक है, एक बिल ड्रॉन करेगा जिसमें जो है कुछ चीज़ें मेंशन होगी कि भाई कितना पैसा बी से लेना है, यानी अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल, इस बिल में लिखा होगा कि भाई कितना पैसा बी से लेना है, और डेट ऑफ पेमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डेट ऑफ पेमेंट। ये दो बातें इसमें मेंशन होगी कि भाई कितने का जो है बी से पेमेंट लेना है और किस डेट पे लेना है, ये दो बातें लिखी। अब क्या करेगा, ए ने जो है बिल ड्रॉन कर दिया, मैंने बिल ड्रॉन कर दिया, और मैंने बी को बोला कि भाई अब यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दो, सिग्नेचर कर दो। तो बी से मैं यहाँ सिग्नेचर करा लूँगा, तो उससे क्या होगा, तो उससे ये होगा कि भाई अब जो है बी बाउंड हो गया ये पेमेंट करने के लिए इस डेट पर। अगर इनकेस बी पेमेंट नहीं करेगा ना, तो मेरे पास एक प्रूफ है और मैं कोर्ट में जाके उसके खिलाफ केस कर सकता हूँ। तो देखिए, जब बिल ड्रॉन होता है तो जो बिल ड्रॉ करता है, यानी कि यहाँ पे बिल मैंने ड्रॉ किया, तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए होगा ये बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि मैंने बिल जो है ड्रॉन किया और इस बिल के बिहाफ पे मुझे बी से पैसा मिलेगा, तो इसी वजह से बिल रिसीवेबल, ठीक है। अब बी के लिए क्या होगा ये, अब बी ने देखो, बी ने साइन कर दिए, तो बी ने साइन कर दिए, तो अब बी के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट होगी कि भाई उसको पैसा देना है एक पर्टिकुलर डेट पे, जो यहाँ पर मेंशन है। तो बी के लिए बिल होगा आपका बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, क्योंकि बी को पैसा देना है, तो जो लिख रहा है उसके लिए रिसीवेबल और जो पे करेगा उसके लिए पेबल, ठीक है। तो ये तो हो गई एसेट्स, ये हो गई एसेट्स और ये हो गई लायबिलिटी, ठीक है। तो ये होता है आपका बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। तो जो गुड सेल करता है क्रेडिट में, वो एक बिल ड्रॉन करता है जिसको उसने गुड सेल किया है। उस बिल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, कितने रुपए का गुड्स बेचा और किस डेट पे जो है सामने वाला जिसको सेल किया वो पेमेंट करेगा, और उससे सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। हमने लिखा है तो हमारे लिए बिल रिसीवेबल, जो उसको सिग्नेचर कर रहा है जिसने गुड्स खरीदा था उसके लिए बिल्स पेबल। तो यही होता है आपका बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, नेक्स्ट टर्म है आपका ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। देखिए, अगर आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स समझ में आ गया तो ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल आपके लिए बहुत इजी है। देखिए, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, यानी जो हम सेल परचेज कर रहे हैं उससे रिलेटेड। ट्रेड रिसीवेबल यानी जो भी हमने सेल किया उसके अगेंस्ट जो भी हमें पैसा फ्यूचर में मिलेगा उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेबल का मतलब जो गुड्स हमने खरीदा क्रेडिट में, उधार में, उसके अगेंस्ट जो हमें पैसा देना है वो हमारा ट्रेड पेबल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, इसको मैं एक सिंपल से फॉर्मूले से समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल की। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। अगर देखिए ट्रेड रिसीवेबल की आप एक्सप्लेनेशन में जाओगे तो इट इज़ सिमिलर लाइक डेटर्स, और उसका रिलेशन भी डेटर्स से ही होता है। तो देखिए, ट्रेड रिसीवेबल में दो चीज़ आती है आपकी, तो डेटर्स और प्लस बिल्स रिसीवेबल। तो देखिए, डेटर्स की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी और बिल रिसीवेबल्स भी मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, अगर आप डेटर और बिल रिसीवेबल को प्लस कर देंगे तो ये आपका टोटल क्या बन जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका ट्रेड पेबल। तो देखिए, ट्रेड पेबल जैसे ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला है वैसे ही ट्रेड पेबल के लिए भी फॉर्मूला है। तो जैसे ट्रेड रिसीवेबल में डेटर आता है, ट्रेड पेबल में क्या आएगा आपका, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स। तो ये होता है आपका ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल्स। तो देखो, डेटर और क्रेडिटर आपको पता है, तो अगर आप डेटर में बिल रिसीवेबल को ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम ट्रेड रिसीवेबल, एंड अगर क्रेडिटर्स में आप बिल पेबल को ऐड कर देंगे तो इट विल बिकम्स बिल पेबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ और टर्म्स।
अब देखिए नेक्स्ट जो टर्म है आपकी वो है आपकी इनकम। इनकम, ठीक है, इनकम। अब देखिए कुछ लोग समझते हैं इनकम का मतलब होता है कि जो पैसा हमें आ रहा है वो हमारी इनकम है, ठीक है, जो भी पैसा बिजनेस में आ रहा है वो हमारी इनकम है। बट ऐसा नहीं है। जो भी पैसा हमारे बिजनेस में आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, ठीक है। जो भी पैसा आ रहा है चाहे वो किसी भी सोर्स से आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। तो वो रेवेन्यू होता है। इनकम कब होगा, जब रेवेन्यू में से हम जो है जो हमने खर्चे किए उसको माइनस कर देंगे तो वो बन जाएगा इनकम। तो देखिए, तो इनकम को समझने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूले से आप समझ सकते हैं, इनकम इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, यानी जितना पैसा आपको रिसीव हुआ उसमें से अगर आपने जो भी खर्चे किए उनको माइनस कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा इनकम। इट विल बिकम इनकम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट, अब देखिए इनकम के अगर आप फॉर्मूले को देखोगे तो आपको ये प्रॉफिट जैसे लगेगा, क्योंकि रेवेन्यू से एक्सपेंस माइनस किया तो ये प्रॉफिट भी तो हो सकता है ना, आपके माइंड में आ रहा होगा। तो प्रॉफिट कैसे अलग होता है, देखिए जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए रेवेन्यू जो होता है, रेवेन्यू में तो सारी इनकम आ जाती है, चाहे वो किसी भी सोर्स से मिल रही हो, चाहे वो ऑपरेटिंग इनकम हो या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, ठीक है। लेकिन जब प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट में सिर्फ कंसिडर किया जाता है ऑपरेटिंग इनकम को। तो देखिए प्रॉफिट मीन्स profit arises from operating activity of the business, ठीक है। तो बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो भी हमें प्रॉफिट हो रहा है उसको हम प्रॉफिट बोलेंगे, और जब हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी को भी ले लेते हैं तो वो इनकम बन जाती है। तो यही डिफरेंस होता है आपका इनकम एंड प्रॉफिट में। आई होप आपको समझ में आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर मैं आगे और एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो टर्म है आपका वो है, दो टर्म है, एक तो परचेजेस और दूसरा आपका सेल्स, परचेजेस एंड सेल्स, ठीक है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। परचेज का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में होता है खरीदना, बट परचेजेस का मतलब अकाउंटिंग में सिर्फ खरीदना नहीं होता। परचेजेस का मतलब होता है परचेज ऑफ गुड्स ओनली, परचेज ऑफ गुड्स ओनली। यानी बिजनेस में जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो ही हम परचेजेस लिखेंगे, गुड्स के अलावा अगर हम कुछ और परचेज करें तो हम परचेज नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से सेल्स का मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स ओनली, सेल ऑफ गुड्स ओनली, ठीक है। इट मीन्स जब हम गुड्स सेल करेंगे तो ही हम सेल लिखेंगे, अगर गुड्स के अलावा हम कुछ और बेच रहे हैं तो हम सेल नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको गुड्स का पता होना चाहिए। देखिए गुड्स क्या होता है, जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, जिसको हम सेल परचेज कर रहे हैं वो गुड्स होता है। तो गुड्स जो है बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी में क्या होता है, मार्केट कंपनी से खरीदते हैं और कस्टमर को सेल करते हैं, तो मार्केट कंपनी के लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए कोई क्लोथ सेलर है, तो क्या कर रहा है, बने बनाए क्लोथ परचेज कर रहा है और उसको सेल कर रहा है, तो वहाँ पर जो गुड्स होगा वो क्या होगा, क्लोथ। इसी तरीके से मान लीजिए कोई फर्नीचर का शोरूम है जो खुद फर्नीचर बनाते हैं और सेल करते हैं, तो फर्नीचर बनाने के लिए जितनी भी रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, जैसे लकड़ी हो गई, लेदर हो गया, फॉर्म हो गई, ये सब क्या है, ये सब गुड्स है। तो गुड्स को जब परचेज करते हैं तो ही हम परचेज लिखते हैं, गुड्स को सेल करेंगे तो ही हम सेल लिखेंगे। अगर हम गुड्स के अलावा कुछ और परचेज करेंगे तो हम वही चीज लिखेंगे। लाइक मशीनरी खरीद रहे हैं तो हम परचेज नहीं लिखेंगे, मशीनरी लिखेंगे। अगर हम पुराने फर्नीचर को सेल कर रहे हैं तो हम सेल नहीं लिखेंगे, हम फर्नीचर ही लिखेंगे। तो ये होता है आपका परचेज एंड सेल्स। आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे और देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट टर्म और है वो है आपका स्टॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टॉक, ठीक है। अब देखिए आपने सुना होगा स्टॉक और एक वर्ड और सुना होगा इन्वेंट्री। पहले मैं आपको स्टॉक एक्सप्लेन करूंगा और फिर इन्वेंट्री, ठीक है, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे से बहुत कोरिलेटेड है। स्टॉक को इन्वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है। अब बात करते हैं पहले स्टॉक की, ठीक है। तो देखिए स्टॉक का यूज वहां होता है, मतलब स्टॉक टर्म का यूज वहां होता है जहां पर जो है रेडीमेड गुड्स है,
यहाँ पर रेडीमेड गुड्स में डील हो रहा है, रेडीमेड गुड्स यानी इस टाइप का बिजनेस है जो गुड्स बना बनाया गुड्स कंपनी से खरीद रहे हैं और आगे उसको कस्टमर को सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर स्टॉक टर्म का यूज होता है। तो देखिए स्टॉक में दो तरीके के स्टॉक होते हैं, एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो चलिए पहले मैं स्टॉक की बात करता हूँ कि स्टॉक क्या होता है। देखिए किसी भी बिजनेस में, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज मैं किसी शॉप पर जा रहा हूँ, शॉप पर जाने में मैंने पूछा कि आपके पास कितना भी सामान है, जितना भी सामान है वो क्या है, स्टॉक है। ठीक है, एट पर्टिकुलर टाइम जो भी बिजनेस में गुड्स रखा होता है उस समय पर उसको हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, अब स्टॉक की दो कैटेगरी होती है, एक होता है आपका ओपनिंग स्टॉक और एक होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए जो स्टॉक बिगिनिंग में होता है ईयर के, स्टॉक इन हैंड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो ईयर स्टार्टिंग में जितना भी आपके पास गुड्स है, चाहे वो फिनिश गुड्स हो यानी तैयार प्रोडक्ट हो या रॉ मटेरियल हो, कच्चा माल हो, जितना भी गुड्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक। इसी तरीके से जो स्टॉक ईयर के एंड में हमारे पास होता है, स्टॉक इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, तो जितना भी स्टॉक हमारे पास एंड ऑफ द ईयर बचा हुआ होता है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो फिनिश गुड्स हो, कोई सा भी गुड्स हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। जो इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। कैसे बनता है, सपोज 31 मार्च को हमने कैलकुलेट किया कि कितना स्टॉक हमारे पास है एंड ऑफ द ईयर में, तो हमें पता चला इतना स्टॉक है। ठीक है, अब उसके ठीक नेक्स्ट डे यानी 1 अप्रैल से क्या होगा, न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं 31 मार्च को हमने स्टॉक कैलकुलेट किया और उसको फेंक दिया या वो खत्म हो गया, तो वो स्टॉक तो बचा रहेगा ना, तो 1 तारीख को भी उतना ही रहेगा। तो जो 31 मार्च को जो स्टॉक था वो 1 तारीख को क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। 31 मार्च को क्लोजिंग था, 1 तारीख को ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका ओपनिंग स्टॉक और ये होता है क्लोजिंग स्टॉक। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब लास्ट में बता रहा हूँ इन्वेंट्री, तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट टर्म है आपका इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्री और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस फर्क क्या होता है, स्टॉक टर्म का यूज वहाँ होता है जहाँ रेडीमेड गुड्स की बात होती है, रेडीमेड खरीदा और बेच दिया। लेकिन जहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहाँ पे गुड्स खुद बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर जो है इन्वेंट्री टर्म का यूज होता है। और इन्वेंट्री एक वाइडर टर्म है, स्टॉक एक जो है स्मॉल टर्म है। तो देखिए इन्वेंट्री में 3 टाइप की इन्वेंट्री होती है। सबसे पहले इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो भी आपके पास कच्चा माल पड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इन्वेंट्री ऑफ गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस। इट मीन्स जो है अभी जो है गुड्स तैयार नहीं हुआ, वो अधूरा है। ठीक है, सपोज फर्नीचर बनाने का बिजनेस है, तो सपोज फर्नीचर का फ्रेम बना दिया लेकिन अभी उसमें जो है फॉर्म और अभी लेदर नहीं लगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी गुड्स तैयार नहीं हुआ, वो आधा तैयार है। ठीक है, इसके बाद है थर्ड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड मतलब जो अब गुड्स बन चुका है और वो सेल करने के लिए रेडी है, तो उसको क्या बोलेंगे, फिनिश गुड। तो इन्वेंट्री की 3 जो है पोजीशन होती है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल, यानी जिससे जो है हम प्रोडक्ट को बनाएंगे। इन्वेंट्री ऑफ गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि वो गुड्स जो अभी जो है मतलब पूरा तैयार नहीं हुआ, यानी फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी अधूरा है। इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड यानी कि जो गुड्स तैयार होके जो है मतलब कंप्लीट हो गया, सेल करने के लिए वो रेडी है। ठीक है, तो ये था आपका इन्वेंट्री। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।